अच्छा जी, हम लोगों ने कल की अपनी क्लास जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का एक पूरा वॉक थ्रू किया था। हमने चैप्टर नंबर 1 का उस पे एंड की थी। आज हम इसको डिटेल में बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 2 खोल लें। यहाँ से थोड़ी सी हम लोग रीडिंग करेंगे और रीडिंग करते हुए ये जो पहले आपके बच्चों आप समझ लें कि गालिबन 2 चैप्टर्स हैं। ये पहले 2 हैं। हाँ, ये पहले 2 जो चैप्टर्स हैं ये बेसिकली थ्योरी है। कई तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह इसके अंदर डेवलप होंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, कि द फर्स्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम कैपलन आर मेनली योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर हमारे कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कि कवर होंगी। तो हो सकता है कि अभी आपको वो वाली फीलिंग, वो वाली वाइब ना आ रही हो जो हमें आमतौर पे अकाउंटिंग में आती है कि हम लोग बोर्ड पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। करंटली हम लोग इसके ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उसको अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ बिठाएंगे ताकि आइंदा हमें बार बार वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट ना करनी पड़ें। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल अभी आगे होना है। सही है, चलें जी। वो कह रहा है जी पेज नंबर 2 पे, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का बच्चा आप लोगों को मतलब पता ही होगा। एंटिटी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं बिजनेस टर्म्स के अंदर, वरना एंटिटी इंग्लिश के अंदर हम लोग किसी भी हस्ती को कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी हस्ती। अच्छा, वो कहते हैं जी द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ एन एंटिटी रिकॉर्ड्स एंड समराइजेज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब ये 2 वर्ड्स इसने यहाँ पे कवर किए हैं, 2 फ्रेजेस इसने कवर किए हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है कितना कमाया, कितना खर्च किया। क्या मतलब होता है इसका? कितना कमाया, कितना खर्च किया ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी क्रिकेटर की बात करो, किसी बैट्समैन की बात करो, तो हम उससे पूछते हैं कि आजकल इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, आजकल इसकी कैसी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जो उसकी पोजीशन होती है, उसकी रैंकिंग होती है, वो उसके पिछले कई सालों की जो फॉर्म और पोजीशन होती है उसकी वजह से आज जाके उसके एवरेज और स्टैटिस्टिक्स और सारा कुछ जो है वो बन रहा होता है। तो पोजीशन जो है ये ओवर द ईयर्स बनती है। परफॉर्मेंस कहते हैं हरकत को, किसको कहते हैं? और पोजीशन कहते हैं हालात को, किसको कहते हैं? हालात को। जैसे जैसे हरकत अच्छी होती चली जाती हैं वैसे वैसे हालात भी अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन अगर बहुत सालों तक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। थोड़ी सी देर की अच्छी परफॉर्मेंस उन बुरे हालात को सही नहीं करेगी। इस चीज़ को हमें जहन में बिठाना है। तो परफॉर्मेंस, जिस वक्त भी आप लोग किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे आपके दिमाग में इनकम एंड एक्सपेंसेस आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ इज़ योर एंटिटी परफॉर्मिंग नाउ डेज, उसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस, ये आपकी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस कंपनी, तो उसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके हालात कैसे हैं। हालात का मतलब ये है कि इसके पास कितने एसेट्स हैं, कितना कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये हालात होते हैं। याद रखना, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वही अल्टीमेटली आपके हालात को अच्छा या बुरा करती है। सही है जी, चलें। अब वो कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये इंफॉर्मेशन जो है इज़ वेरी क्रूशल to the various stakeholders of an entity who will analyze that information to make significant economic decisions. Stakeholders को हम लोगों ने वॉक थ्रू के दौरान थोड़ा सा ज़रा छेड़ा था। स्टेक हर उस शख्स को कहा जाता है या हर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट या गर्ज हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, वो स्टेक होल्डर है। तो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए क्रूशल है क्योंकि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को देखकर कई तरह के इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं। क्या इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होंगे? मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करे? अगर मेरे पास फ़र्ज़ करो 10 लाख रुपए हैं और मैं 10 लाख रुपए मेरे पास स्पेयर पड़े हुए हैं, फालतू के पड़े हुए हैं, मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। तो अब मेरे पास बेशुमार ऑप्शंस होंगी, मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा? ऑब्वियसली बच्चों जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी और जिसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हालात होंगे। ऐसा ही है ना? हाँ, तो मेरे लिए परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर एक कंपनी के हालात अच्छे हैं लेकिन उसके पिछले 1-2 सालों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कुछ अरसे में इसके भी हालात बुरे हो जाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको हालात और परफॉर्मेंस का दोबारा से ज़रा एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, कि एक शख्स है जिसकी बड़ी अच्छी तनख्वाह है। मिसाल के तौर पे वो 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने का और उसका खर्चा जो है बच्चों वो महीने के 3 लाख रुपए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हर महीने 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। ऐसे ही वो 1 साल कमाता है
1 साल के अंदर वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी रहती है, यानी कि हर महीने वो 7-7 लाख रुपए जो वो क्या कर रहा है, बचाता चला जा रहा है। अब वो 7 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ बचा रहा है, साल के एंड पे उसके पास 84 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं। अब क्या होता है कि 1-2 महीने उसको जॉब जो है ना वो तनख्वाह नहीं देते, या उसको तनख्वाह मिलती नहीं, या उसकी जॉब छूट जाती है। क्या हो जाता है? हाँ, 1 आध महीने में उसका कोई मसला होगा, उसका कितना खर्चा होता है हर महीने? 3 लाख रुपए का। कितना होता है? इसके पास 84 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं। 1-2 महीने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, अगर यही हरकत 1-2 साल चलती रही, तो जो उसके हालात एकदम से अच्छे हुए थे, तकरीबन 84 लाख रुपीज़ उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्लीट होते चले जाएँगे। और डिप्लीट होते-होते क्या होगा कि एट द एंड हो सकता है कि वो माइनस में जाना शुरू हो जाए, कर्ज़े में जाना शुरू हो जाए, ठीक है? तो इसलिए जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस होती है, परफ़ॉर्मेंस उसकी ये थी कि वो हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा था और उसमें से 7 लाख रुपए बचा रहा था। ये उसकी परफ़ॉर्मेंस थी, अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से साल के बाद उसके हालात भी क्या हो गए? अच्छे हो गए। फिर कुछ अरसे के लिए उसकी परफ़ॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन हालात अभी भी बुरे नहीं हुए। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए परफ़ॉर्मेंस बुरी हो गई, तो फिर उसके हालात भी क्या हो जाएँगे? बुरे हो जाएँगे। फिर बुरे हालात को सुधारना बच्चों इतना आसान काम नहीं है। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये 50-60 लाख रुपए कर्ज़े में चला गया, तो अब अगर ये 10-10 लाख रुपए भी हर महीने कमा रहा है, फ़र्ज़ करो 7-8 लाख रुपए हर महीने बचा भी रहा है, तो एकदम से उसके हालात नहीं सही होंगे, उनको कुछ महीने लगेंगे सही होने में, ठीक है जी? तो बावजूद इसके कि उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेकिन हालात उसने इतने बिगाड़ लिए हैं कि उसको अभी सही होने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैंने दोनों ही चीज़ें देखनी हैं, जब भी मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने किसी भी कंपनी की दोनों हरकतें देखनी हैं, परफ़ॉर्मेंस कैसी है और हालात कैसे हैं, क्योंकि मैं अपने पैसों को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। इसी तरह अगर मैं सप्लायर हूँ, क्या हूँ? ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे से कोई चीज़ें ख़रीदती है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये मेरे से चीज़ें ख़रीदती रहें, क्योंकि इधर से मेरी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, ऐसा ही है? और मैं चाहूँगा कि ये लोग मेरे से मुसलसल सप्लाईज़ ख़रीदते रहें, मेरी भी सेल्स होती रहें। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुदा ना खास्ता मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हैं, वो कहते हैं कि ज़ुहैब साहब, हम लोग ये बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, आप ये हमें बिल्डिंग बना दें। बिल्डिंग फ़र्ज़ करो बननी है 1 अरब रुपए की। मैं देखता हूँ कि इनके फाइनेंशियल हालात जो हैं, उसके अंदर तो कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा कि ये मुझे 1 अरब रुपए पे कर पाएँगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे कोई पेमेंट की गारंटी दो। क्या दो? कहते हैं सर हम आपको पेमेंट दे देंगे, हमारा कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने आपसे कहा, आपके साथ कभी कोई, मैंने कहा आप लोगों ने मेरे साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ये मुझे बता रही है कि आप 1 अरब रुपए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो या तो आप मुझे एडवांस में कहीं से अरेंज करके दें, या फिर कोई सिक्योरिटी मुझे दें। क्या दें? हाँ, क्योंकि देखो ये एक मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है। मैं उनको एक बिल्डिंग बना के दूँगा और उसके बाद वो मुझे पैसे ही ना दे पाएँ। अब मैं कहाँ से निकलवाता रहूँगा? ठीक है, ये एक मुश्किल हो जाएगी ना मेरे लिए। तो ये सारा कुछ देखते हुए एज़ अ सप्लायर भी मैं केयरफुल रहूँगा, एज़ अ कस्टमर भी मैं केयरफुल रहूँगा। मिसाल के तौर पे अब मैं ज़रा पोज़ीशन स्विच कर देता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसने बिल्डिंग बनवानी है और इन लोगों ने मुझे बना के देनी है। और मैं उनको कहता हूँ कि देखो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं बनवाना चाह रहा हूँ, और प्रोजेक्ट में मुझे पता है कि कम से कम इनको 100-200 मज़दूरों की ज़रूरत होगी, कम से कम ठीक ठाक किस्म की क्रेनों की और किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं हाँ जी हम ये प्रोजेक्ट कर देंगे। फिर मैं कहता हूँ आप किस तरह कर दोगे? आपकी छोटी सी कंपनी है, आप कहाँ से 200-300 लोग लेके आओगे? कहाँ से क्रेनें और बुलडोज़र्स और पता नहीं क्या कौन कौन सी मशीनें लेके आओगे? यू कैंट अफोर्ड दैट। तो उसके अंदर फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे लग रहा होगा कि इनको अगर ये चीज़ें अरेंज करनी पड़ी तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरे से एडवांस मांगेंगे। क्या मांगेंगे? तो ये मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए चलना है कि क्या चीज़ ये मेरे लिए सूटेबल रहेगी या नहीं। सारा कुछ बच्चों, इवन एज अ कस्टमर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं ये चीज़ देखूँ, क्या ये टाइम पे मुझे डिलीवर कर पाएंगे? इनके पास तो टोटल ले दे के थोड़े से लोग हैं, ये तो ज़्यादा लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हो सकता है कि ये टाइमली मुझे चीज़ डिलीवर ना कर सकें और फिर आगे मेरा नुकसान हो जाए। इसी तरह बच्चों हुकूमत है, हुकूमत भी ये देखना चाह रही होती है कि इनकी फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इनके फ़ाइनेंशियल हालात कैसे हैं। मिसाल के तौर पे फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर टैक्स भी बहुत लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, तो हुकूमत को भी इससे फ़ायदा हो रहा होगा। इसी तरह वो जॉब्स क्रिएट कर रहे होंगे, उससे भी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा होगा। तो हुकूमत इस चीज़ को चाहेगी कि एक अच्छी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन के एकदम से हालात ख़राब ना हों, क्योंकि उससे टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होता है और उसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होती हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि इसको सपोर्ट की जाए किसी तरह से, इसके हालात ख़राब ना हों।
इसी तरह कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल हालात इस तरह के हैं कि वो कुछ मिसमैच्ड हैं। मिसमैच्ड का मतलब ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो पिछले काफ़ी अरसे से सही नहीं नज़र आ रही। नज़र ये आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि नज़र ये आ रहा है कि इसके तो हर महीने जो है कोई भी ख़ास कमाई नहीं होती, तो फिर इसके पास ये करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए? अगर वो कहता है जी मेरे पास बैंक अकाउंट्स लदे पड़े हैं, करोड़ों अरबों रुपए हैं और कमाई कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से आई भाई? उसका कोई जवाब दो। तो हुकूमत को ये भी एक कंसर्न होता है कि ये कोई इलिसिट मनी तो नहीं आ रही, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह से तो नहीं कमा रहे, क्योंकि अपेरेंटली तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ सही कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्या जो इतने ढेर सारे इन्होंने पैसे शो किए हैं इस पर इन्होंने टैक्स पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके स्टेक होल्डर्स को चाहिए है। चलें जी अब वो कहते हैं इट इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस दैट दी स्टेक होल्डर्स हैव गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर बच्चों आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अच्छी क्वालिटी की है ही नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन होगी क्या? अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन के अंदर ना कुछ निशानियाँ होती हैं, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एक निमोनिक है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेट। क्या कहते हैं? शायद आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हो। एक्यूरेट को ना मैं एक कहानी के साथ बेसिकली जोड़ देता होता हूँ बच्चों को ताकि याद आसानी से रहे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्यूरेट का जो ए है ना, इट स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट। इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट होना चाहिए। मैं बच्चों को मजाक में एक कहानी बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप अगले बंदे को यूँ करके ठूंगा मारते हो, भाई मुझे जवाब बता। आपने उसको ये नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं, उसने आपको जवाब बताया लेकिन गलत बता दिया, कोई फ़ायदा होगा? अब वो कहते हो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बताओ, वो उसका जवाब जो भी बनता था, मिसाल के तौर पे ए बनता था उसका जवाब, लेकिन उसने आपको बी बता दिया या सी बता दिया, कोई फ़ायदा होगा? बताया तो है उसने, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे तो बेहतर था हम खुद ही कुछ ना कुछ जज कर लेते। आपने उसको यूं करके मारा पेन और कहा कि भाई जवाब दे, ये नहीं बताया कौन से वाले क्वेश्चन का, आपने उसको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी। अब उसने डिसाइड करना है कि उसने आपको ए बी सी डी ऑप्शन बतानी है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से बताए, क्योंकि उसको ये नहीं पता कौन से क्वेश्चन का आपने पूछा है। हो सकता है वो जो भी क्वेश्चन उसके सामने हो वो आपको उसका जवाब दे दे, वो समझे कि शायद इसी का पूछ रहा है, आप किसी और चीज़ का पूछ रहे हो। तो आपकी तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन जाए वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन आए वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों तो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बगैर बच्चों हम लोग सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले सकते। आप जो उसको छेड़ने लगे थे, आपको एकदम से एहसास हुआ कि ओहो ये ACCA का एग्ज़ाम चल रहा है, साथ ही जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी घूम फिर रहे हैं और ऊपर कैमरा शैमरा भी लगे हुए हैं। और ACCA का अब तो नहीं, मुझे इस वक्त तो आइडिया नहीं है, लेकिन बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन 2004 एंड 5, तो ओ लेवल्स करते ही मैंने ACCA करना शुरू किया था। और तब जो है ना, अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता था, मैं आपको उसकी एक स्टैंडर्ड सज़ा बता रहा हूँ कि तकरीबन 5,000 पाउंड जो है उस वक्त उसको जुर्माना होता था और उसको इश्तिहारी बनाया जाता था। तब 171 कंट्रीज़ होती थी, अब 183 कंट्रीज़ में उसका पूरा वो मैगज़ीन हर महीने जाता है। वो हर महीने अब वो ईमेल में आता है, पहले वो फिज़िकली आता था मैगज़ीन। तो उसमें उस भाई की बड़ी अच्छी सी तस्वीर होती थी, नीचे बताया जाता था ये फ़लाना पेपर फ़लाने हॉल में करता हुआ ये हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए जिसकी वजह से इनको इतने सालों के लिए बैन कर दिया गया ACCA से और 5,000 पाउंड का इनको जुर्माना पड़ा है। तो अब बंदा सोचता है यार ये मैं 2 मार्क्स के लिए ये रिस्क लूँ, इज़ इट वर्थ इट? क्या ये जो मैं कीमत पे करने लगा हूँ या पे करनी शायद पड़ जाए, क्या 2 मार्क्स के लिए ये वर्थ है? 7 साल का मुझे बैन लगा देंगे, 5,000 पाउंड का मुझे जुर्माना भर देंगे, वायरल मैं एम ही हो जाऊँगा बैठे बिठाए। तो आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने ये देखना है कि वो कॉस्ट बेनिफिशियल है कि नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं अपने किसी जूनियर से कहता हूँ कि यार मुझे एक डील करनी है, कोई कोई से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है वो मैंने करनी है, मुझे उसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दो, और मुझे पता है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली उस वाली डील से 15 लाख रुपए का शायद फ़ायदा हो जाए, पोटेंशली 15 लाख रुपए का फ़ायदा हो सकता है। अब वो कहता है कि सर को मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है एक्यूरेट, क्या देनी है, और कंप्लीट। उसके लिए वो जिस वक्त देखना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि एक जगह है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इट विल कॉस्ट सम मनी, और वो उसको पता चलता है कि तकरीबन 20 लाख रुपए का ख़र्चा होगा ये इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। कोई फ़ायदा है?
मेरा मैक्सिमम पॉसिबल जो बेनिफिट मुझे यहाँ से मिलना है वो 15 लाख रुपए का है, उससे बेहतर है कि मैं ये करूँ। वो तो 20 लाख रुपए पक्के खर्च होने हैं ना, ये तो 15 लाख रुपए पता नहीं मुझे मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, मिल भी जाएँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं भाई। 5 लाख रुपए का तो फिर भी डेफिसिट ही है। अगर आप यकीन जानो कि अगर 10-12 लाख रुपए का खर्चा होता और 15 लाख का चांस होता तब भी ये कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि वो पक्का खर्चा और ये चांस है, लिहाजा ये हम लोगों ने हरकत नहीं करनी, ये कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा जी, तो आप वो कहते हो भाई ये रिस्क नहीं लेना। अब क्या होता है कि इन्विजिलेटर इधर उधर हो जाता है, कैमरा आपको नज़र आता है कि लाइट जल ही नहीं रही, गरीब एग्ज़ाम हॉल है, हैं जी, कोई नहीं, आप जो उसको छेड़ते हो और से क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल वो अपना जो आप पूछते हो वो आपको आगे से जवाब देता है फ्रेंच में, किस में, हाँ क्या बोल रहा है, या बड़ा हल्के से आवाज़ के अंदर करके वो जा, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है। इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडेबल। आपकी इंफॉर्मेशन अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पे पूरा बोर्ड भर दूँ लिख लिख के, मेरी राइटिंग की आपको समझ ही नहीं आ रही, कोई फ़ायदा हुआ मेरा बोर्ड भरने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या मैं ऐसी किसी लैंग्वेज में लिख दूँ जो लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो इन्फॉर्मेशन इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो फॉर द एंड यूज़र। हमेशा हम लोगों ने रिसिपिएंट को देख के इस चीज़ को फोकस करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब पूछा, उसने जवाब सही बताया, कंप्लीट बताया, हालात भी कॉस्ट बेनिफिशियल थे और उसने बताया भी आपको अच्छे साफ सुथरे अंदाज में, लेकिन बताया क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। किसका जवाब बताया? कोई फ़ायदा होगा भाई? वो रेलिवेंट ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? मौके की मुनासबत से जो चीज़ पूछी जा रही है उसी का जवाब आपको मिल रहा हो, अदरवाइज इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने ऐसे करके पुश किया अगले वाले बंदे को, यार मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बता। आगे से जो शख्स मुड़ के आपको देखता है ना, वो क्लास का खलीफा होता है। खलीफा समझते हो? खलीफा वो शख्स होता है जो पिछले 7 साल से उसी पेपर के अंदर होता है। आप कहते हो भाई तू वापस मुड़ जा, हाँ तेरे से नहीं पूछना है। वो आपको बड़ा यकीन दिलाता है, यकीन जान, ट्रस्ट मी, इस दफ़ा मैंने पहले दिन से पढ़ा है। क्या? आप कहते तेरे पे भरोसा नहीं है। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप कहते हो जो तुम बता रहे हो ना वो तो कंफर्म नहीं होगा, उसके अलावा मैं देख लेता हूँ। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन, चाहे वो वाकई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, उसका एतबार कोई नहीं है। वो इंसान को हमेशा खटका रहता है कि पता नहीं यार ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आपका जब भी कोई सोर्स हो इंफॉर्मेशन का, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं आपको इसकी एक ब्रीफ सी मिसाल दे देता हूँ कि मुझे गुजरते हुए अभी असद जो यहाँ पे अपना बैठे हुए थे अभी यहाँ पे, असद साहब ये यहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी हैं, जनरल मैनेजर भी, और मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल ना होता या जनरल मैनेजर ना होता और मुझे ये दोस्ती दोस्ती में वैसे कहता, क्योंकि हम सारों का राब्ता सारों बड़ों के साथ भी है, वी आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। मैं तो खैर CEO साहब का स्टूडेंट भी हूँ जो अमजद भट्टी साहब हैं। तो जस्ट इन केस वी वर अ लिटिल फ्रैंकली टॉकिंग विद ईच अदर, और असद मुझे बातों बातों में कहता कि ये ना तुम्हारी लाख रुपए से तनख्वाह बढ़ाने लगे हैं। क्या करने लगे? लाख रुपए से तनख्वाह बढ़ाने लगे हैं। असद इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज़ अ रिलायबल पर्सन। हो सकता है कि मैं उसकी बात पर रिलाई कर लूँ, लेकिन एज अ पर्सन तो ये रिलायबल है, लेकिन इसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ मुझे चीज़ बता सके, क्योंकि वो CFO नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, वो मेरे HR का हेड नहीं है, वो पेरोल का हेड नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। लेकिन एज अ GM अगर वो मुझे बताता है तो फिर वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। क्या है? हाँ, वो कहता है कि भाई हमने तुम्हारी लाख रुपए से तनख्वाह बढ़ा दी है, ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। अगर वो वैसे बातों बातों में मुझे किसी और से पता चलता है कि लाख रुपये, और मैं जाके क्या करता हूँ, बेगम के लिए एक नया मोबाइल ख़रीद लेता हूँ कि भाई इस दफ़ा तो लाख रुपये और आ ही जाना है, और फिर वो आता नहीं, और फिर मैं मुंह देख रहा होता हूँ कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ नहीं, वो मैं करने के बाद खदशे में ही रहूँगा कि पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? आपने भाई को आगे पोक किया और जो शख्स मुड़ा वो लायक तरीन बच्चा था क्लास का, उसने आपको एक्यूरेट आंसर बताया, कंप्लीट आंसर, कॉस्ट बेनिफिशियल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, ऑथेंटिक तो वो था ही था, लेकिन बताया एग्ज़ाम के बाद।
कब बताया उसने? आप कहोगे भाई आंसर लपेटो और आहो ले जाओ ना, जाओ तुम आप खुद ही रखो, मैं इसका क्या करूं? वक्त पे बताना था यार। तो इन्फॉर्मेशन बच्चों अगर टाइमली नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी चीज़ जो है ना कुछ हद तक इससे मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये शख्स जिसने आपको जवाब बताया ना, ये थोड़ा सा डरपोक था, चले मान लेते हैं। उसने क्या किया, उसने जवाब को एक छोटी सी पर्ची के ऊपर लिखा, जिसको हम बूटी नहीं कहते आम जुबान के अंदर, छोटी सी बूटी बनाई और उसको ऐसे ना फोल्ड करके ना पेन के ढक्कन के अंदर घुसा दिया, ठीक है। और डर के मारे कि मैं इसको यूं करके आंसर पकड़ाऊंगा या बताऊंगा तो पकड़ा ना जाऊँ, उसने पेन के ढक्कन के अंदर डाल के पेन का ढक्कन फर्श पे फेंक दिया। क्या कर दिया? फर्श पे फेंक दिया। अब आपने पेन का ढक्कन उठाया, अब आप वो निकालने की कोशिश कर रहे हो, निकल ही नहीं रहा। वो पेन के ढक्कन के अंदर जवाब है, आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो निकल नहीं रहा। आप ठक 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 करने लगे हुए एग्जाम हॉल के अंदर। जवाब उसके अंदर लिखा हुआ है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, कॉस्ट बेनिफिशियल, अंडरस्टैंडेबल है, रेलिवेंट है, ऑथेंटिक सोर्स से आया और टाइमली आया। क्या आया? लेकिन इस हालत में आया है कि उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़, इट इज़ नॉट, हाँ, ये एक बहुत औखी चीज़ है। अगर इंफॉर्मेशन इस हालत में आए कि इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़, तो इसको ईजी बनाते बनाते टाइम भी हो सकता है गुजर जाए और हो सकता है कॉस्ट बेनिफिशियल भी ना रहे। समझ रहे हो? हाँ, तो दोनों, उसके अंदर टाइम, एफर्ट और मनी हो सकता है इतना खर्च हो जाए कि वो सारी, एक खाली नहीं, कई निशानियां उसमें से निकल जाए इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन हमेशा इस हालत में होनी चाहिए जो कि ईजी टू यूज़ हो। मिसाल के तौर पे अगर ये किताब जो है ऐसी लैंग्वेज में है या इस अंदाज में लिखी हुई है कि जो आता तो है, आपको इंग्लिश आती है आपको पढ़नी, लेकिन बहुत गंदे तरीके से उसका फॉन्ट है या फिर बहुत छोटा छोटा से लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ आती है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ फॉर यू, ठीक है, नॉट ईजी टू यूज़। लेकिन किताब है, लिखी क्लियर जुबान में हुई है, लेकिन ये कि फ्रेंच वगैरह के अंदर लिखी हुई है, इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ये सारा कुछ होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है ना बच्चों, इंफॉर्मेशन आपकी ठीक नहीं है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बनाते हुए देखो, आपके सारे साल की मेहनत होगी, अगर सारे साल की मेहनत होगी, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस वक्त आप एंड पे अपनी रिपोर्ट्स बनाओ, अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर ना स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? हाँ, और हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे लोग एक ख़ास अंदाज के अंदर उसको बनाएं ताकि उनमें ये सारी खसूसियात जो है ना वो पाई जाएं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं ऑल्दो द फोकस ऑफ ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स कमर्शियल बिजनेस एंटिटीज़। यहाँ पे इसने आपको पहले ये चीज़ एडमिट कर ली है कि हमारा जो मेन फोकस है वो किसकी तरफ है? कमर्शियल एंटिटीज़, यानी कि बिजनेस एंटिटीज़ की तरफ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन फिर भी आप याद रखो कि हमारा ये जो सिलेबस है ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई हो सकता है। क्या हो सकता है? अप्लाई हो सकता है। देयर इज़ नो सच मेजर डिफरेंस कि जो आप अकाउंटिंग बिजनेस के लिए पढ़ते हो और जो NPOs हैं उसके लिए अकाउंटिंग कोई बहुत फ़र्क होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो इसी तरह के रहते हैं। यार इसको एक सेकंड के लिए ब्रेक दीजिएगा। अच्छा जी, बहरहाल तो अब यहाँ पे वो कहता है जी, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड देयर स्टेक होल्डर्स एंड आइडेंटिफाइज व्हाट देयर प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आर एंड हाउ दिस फिट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, यहाँ पे इसने दो किस्म की आपको अकाउंटिंग समझाई हैं। अगर हम लोग FA1 जो AFD के स्टूडेंट्स हैं, FA1 की बात करें, FA2 की बात करें, आप लोगों की बात करें जो FFA पढ़ रहे हैं या फिर FA पढ़ रहे हैं, ACCA का जो पहला पेपर है, आप सबको इन दोनों तरह की अकाउंटिंग से वास्ता पड़ेगा और आगे तक पढ़ता रहेगा। ये मेन दो स्ट्रीम्स हैं अकाउंटिंग की। पहली अकाउंटिंग की स्ट्रीम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी अकाउंटिंग की स्ट्रीम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कल की क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको इसका डिफ्रेंशिएशन किया था। मैंने आपको बताया था कि एक तरह की अकाउंटिंग जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे फोकस करती है, उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करती है, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे फोकस करती है, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ पे, उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन बनाती है ताकि वो डिसीजंस ले सकें। क्या ले सकें? तो इसमें फ़र्क है इन दोनों के अंदर। और ये आगे जाके आप लोग जिसको कभी अपना साथ साथ अगर F2 पढ़ चुके हो या पढ़ोगे
तो आप लोगों को उसका डिफरेंस समझ आना शुरू हो जाएगा कि उसमें और इसमें फ़र्क है। हम लोग जब इंटरनली इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं तो इंटरनली हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग बिजनेस के डिसीजन ले सकें। एक्सटर्नली हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करते हैं इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से बाहर वाले लोग जो हैं वो उसको पढ़ के कंपनी के हालात और उसकी परफॉर्मेंस को समझ सकें। समझ गए हो? ये अंदर वालों के लिए टेलर मेड होता है। क्या होता है? टेलर मेड का मतलब है कि अंदर वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट है और जो आपका स्टाफ है, वो जिस तरह इंफॉर्मेशन को अपना चाहते हैं उस तरह से हम उनको बना के दे देते हैं। लेकिन जो बाहर वाले लोग होते हैं, बाहर वाले लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्डाइज तरीके के साथ हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो बना कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इनिशियली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग। सबसे पहला काम हमारी जो पढ़ाई है, क्योंकि हमारी पढ़ाई इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या है? तो हमारा सबसे पहला कंसर्न है, जो मैंने आप लोगों को डब्बा बना के अकाउंटेंट बना के दिखाया था, कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो जा रहा है, जो आ रहा है, जो बढ़ रहा है, जो कम हो रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक एक ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है। ये सबसे पहला काम है। फिर वो कहता है क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। ये कहानियां जितनी रिकॉर्ड हो जाएं, इनको एट द एंड आपने जमा करके समराइज करना है। क्या करना है? हाँ, समराइज करना है। इनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना है। किस में डालना है? मिसाल के तौर पे 20-25 तरह की ट्रांजैक्शंस हुई, 20-25 तरह की ट्रांजैक्शंस हुई, उसमें से 5 या 6 सेल्स की एक्टिविटी थी। क्या थी? हमने 5 दफ़ा जो ट्रांजैक्शंस की, बेसिकली आपने उसको नोट किया कि हम ये चीज़ें बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं, उसको आप उस कैटेगरी में रख लोगे। 5 ट्रांजैक्शंस इस तरह की थी जिसमें आपको नजर आया कि हम चीज़ें खरीद रहे हैं। 5 ट्रांजैक्शंस इस तरह की थी कि जिसमें आपको नजर आया कि हम लोग अपने पुराने किसी कर्जे को उतार रहे हैं। 5 ट्रांजैक्शंस में आपको ये नजर आया कि हमें लोग जो है, जो उनका कर्जा था, अपना उन्होंने हमें पैसे देने थे, वो हमें पैसे दे रहे हैं, यानी कि रिसीट्स हो रही हैं। उस वाले केसेस में हम पेमेंट्स कर रहे थे। तो ये अलग अलग कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस हैं। तो आप इन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग हिस्सों के अंदर क्लासिफाई और समराइज कर देते हो। एट द एंड में आपसे अगर ये पूछूं कि भाई टोटल सेल्स कितनी हुई, तो आप वो 5 सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस थी उनका टोटल मुझे बता दोगे। टोटल परचेजेस कितनी हुई, आप मुझे टोटल का बता दोगे। टोटल हमें रिसीट्स कितनी हुई, आप मुझे बता दोगे। टोटल पेमेंट्स कितनी हुई, आप मुझे बता दोगे। ये होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्या होती हैं? हाँ, इनको हम अलग अलग रिपोर्ट्स में डालना शुरू कर देते हैं। इनको हम अलग अलग रिपोर्ट्स में डालना शुरू कर देते हैं, जिन रिपोर्ट्स के अंदर या तो हम ये बता रहे होते हैं कि टोटल कमाई कितनी हुई और टोटल खर्चे कितने हुए, या ये हम बता रहे होते हैं कि टोटल कैश कितना आया और टोटल कैश कितना गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितने उसमें से ओनर को बिलोंग करते हैं और कितने उधार पे लिए हुए। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये 3 तरह की मेजर स्टेटमेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके अलावा भी होती हैं, 1-2 और भी होती हैं, लेकिन ये कि 3 मेजर तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत जो है आपके आम आवाम को और स्टेक होल्डर्स को पड़ती है। चलें, तो वो कहते हैं फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स सच एज प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मिसाल के तौर पे बैंक के पास कोई बंदा जाता है कर्जा लेने के लिए, कोई कंपनी जाती है, तो वो भी सबसे पहले आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट दिखाएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाएं। उसको देख कर फिर डिसाइड करते हैं कि क्या इनको कर्जा देना है या नहीं। सही है? वो कहते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ रिपोर्ट ऑन द डायरेक्टर्स स्टूवर्डशिप ऑफ द फंड्स इंटरेस्टेड टू देम बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और डायरेक्टर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स बच्चों हम लोग कहते हैं कंपनी के ओनर्स को। किसको? मैंने कल वॉक थ्रू के दौरान आप लोगों को बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स बताई थी। कहा था एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप होती है और एक कंपनीज होती हैं। कंपनीज में बच्चों जो कंपनीज के ओनर्स होते हैं, जो उसके ओनरशिप के हिस्सेदार होते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि एक कंपनी के अंदर 2 या 2 से कहीं ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं, तकरीबन एंडलेस होता है तकरीबन। लेकिन ये है कि जिस वक्त इतने ढेर सारे ओनर्स होंगे तो फिर वो सारे के सारे कंपनी नहीं चला सकते, क्योंकि जहाँ पर 2-3 लोग भी मिलके बैठ जाएं, उनका आपस में इत्तेफाक का होना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे वोट डालते हैं। क्या करते हैं? हर शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स होते हैं उतने उसके पास वोट होते हैं। तो ये सारे वोट डालते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम में से कौन कंपनी को चलाएगा।
तो वो डायरेक्टर्स चुनते हैं। क्या चुनते हैं? हाँ, जिन लोगों को चुन लिया जाता है कंपनी चलाने के लिए वो बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। ये सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट होती है। क्या होती है? हाँ, डायरेक्टर्स फिर आगे सारी बाकी की चीज़ें डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर्स फिर आगे बाकी भी लोगों को हायर करते हैं कंपनी को चलाना, उसकी डायरेक्शन देना। ठीक है, इसलिए हम इनको डायरेक्टर्स देते हैं। ये उनको डायरेक्शन देते हैं पूरी कंपनी को कि किस तरफ को जाएगी, क्या करेगी, किस तरह से कमाएगी। ये सारा कुछ जो है डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। अब मज़े की बात ये है कि देखो, मैंने आपको कहा कि हज़ारों भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, बेशुमार शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और सारे के सारे कंपनी नहीं चला रहे, बल्कि उनमें से चंद लोग चला रहे हैं, थोड़े से लोग चला रहे हैं। तो जब थोड़े से लोग चला रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी सारों का माल इनके पास अमानत के तौर पे पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, और ये उसके रखवाले हैं। बेसिकली जो अमीन इंसान होता है, जो किसी चीज़ का रखवाला होता है, उसको स्टूवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, वो स्टूवर्ड होता है। तो ये शेयर होल्डर्स के माल के रखवाले हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना बच्चों, ये इनके स्टूवर्डशिप की एक तरह से रिजल्ट होता है। क्या होता है? अगर किसी ने देखना है कि डायरेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली किधर से अंदाजा लगा सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अंदाजा लगा सकता है। चलें जी, अब वो आगे कहते हैं, इन्वेस्टर्स नीड टू बी एबल टू चूज विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन and to evaluate their investments. In order to facilitate evaluation and comparison, financial accounts are prepared using accepted accounting conventions and standards. हाँ, मैंने आपको बताया था कि देखो, ये इन्फॉर्मेशन हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए बना रहे हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में मैंने आपको एक इन्वेस्टर्स की भी मिसाल दी कि एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो इन्वेस्टर्स होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने डिसाइड करता है मैंने कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब जाहिर सी बात है कि मैं देखूंगा कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है और किस कंपनी के फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं, यही देखूंगा ना। हाँ, अब जब मैंने ये देख के डिसाइड कर रहा है, तो हर कंपनी अगर अपने अपने अंदाज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, तो फिर तो मेरे लिए कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निशात वाले और तरह से बना रहे हैं, सैफायर वाले और तरह से बना रहे हैं, गुल अहमद वाले और तरह से बना रहे हैं। मैं जिसकी इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, कह रहा हूँ यार समझ ही नहीं आ रही। पहले तो उसको समझना इंतहाई मुश्किल काम हुआ। सेकेंडली, हो सकता है हर किसी ने अपने अपने अंदाज से कैलकुलेशन की हो, तो किसी की इन्फॉर्मेशन किसी लिहाज से सही हो, किसी की इन्फॉर्मेशन किसी लिहाज से गलत हो। तो मुझे तो वो देख के कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि किस चीज़ को खरीदूं और किसको ना खरीदूं। अब जब ये मुश्किल आएगी ना बच्चों, तो फिर मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता। लिहाजा यहाँ पर लॉ बीच में आता है और वो कहता है कि भाई एक स्टैंडर्ड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें बनाओ। तो हम लोगों ने इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए हुए हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो अकाउंट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्हीं के मुताबिक प्रिपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन अकॉर्डेंस विद एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड standards. International accounting standards and international financial reporting standards help to reduce the differences in the way that companies draw up their financial statements in different countries. देखो बच्चों, मुल्क में लगता है कानून, मुल्क में क्या लगता है? कानून, लेकिन हर मुल्क का कानून डिफरेंट होता है। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अब जो बिजनेसेस हैं वो मल्टीनेशनल हो चुके हैं, और हो सकता है पाकिस्तान की कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करना चाहें, हो सकता है पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहें। और हमें फ़र्ज़ करो यूएसए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है। पाकिस्तान में तो और तरह से बनती हैं, यूके में और तरह से बनती हैं, मिडल ईस्ट में और तरह से बनती हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँ जिसको ये तमाम मुल्क फॉलो करें, ताकि तमाम मुल्कों के अंदर भी एक ही तर्ज के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हों। अच्छा, वो कह रहे हैं जी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्दो दे डू नॉट रिवील डिटेल्स अबाउट फॉर एग्जांपल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड बाय अ कंपनी। याद रखो इस चीज़ को बच्चों कि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, कंपनीज जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, स्पेशली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि क्या है, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो आम पब्लिक को उसकी एक्सेस होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप निशात पीएलसी की बात करते हो, निशात ग्रुप की बात करते हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने निशात के शेयर्स ख़रीदने हैं तो मुझे उसकी पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। मैं ऐसी आंखें बंद करके उसके शेयर्स नहीं ख़रीद लूँगा। तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको अवेलेबल भी तो होना चाहिए। वो अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं कहाँ से उसको अरेंज करता फिरूँ? ईजी टू यूज़ नहीं है भाई, अवेलेबल ही नहीं है।
कहाँ से मैं उसको लेके आऊँ उस इंफॉर्मेशन को? तो अगर वो मुझे अवेलेबल होगी तो मैं उसको आगे जाके अंडरस्टैंडेबल होगी और सारा कुछ होगा ना। अवेलेबल ही नहीं है भाई, उसको अवेलेबल करना मुश्किल हुआ है। तो इसको अवेलेबल कराना ज़रूरी होता है क्योंकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बाय लॉ इनके लिए रिक्वायर्ड होता है कि इस चीज़ को क्या करें, पब्लिक करवाएं। क्या करवाएं? अलबत्ता इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स नहीं लिखे होते। सीक्रेट्स क्या है कि हर जो इंडिविजुअल आइटम है उसके अंदर हमें कितना मुनाफा हो रहा है, ये इस तरह नहीं, टोटल्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? मैंने आपको बताया था जिस तरह समरीज लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं? हाँ, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल परचेजेस कितनी हुई, टोटल जो है हमारा खर्चे कितने हुए, ये चीज़ें लिखी होती हैं ताकि उसको पढ़ के हर बंदा इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगा सके कि अच्छा ये इनको इतने की पड़ रही है चीज़ और ये इतने की बेचते हैं, ताकि ये ना हो कि कंपेटिटर्स एक दूसरे की सीक्रेट्स जानना शुरू हो जाएं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस जो आपकी स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी ज़रूरत होती है, और वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे है। अलबत्ता बच्चों, जिस वक्त हम लोग इंटरनली काम कर रहे होते हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उनको एक एक इंडिविजुअल आइटम की, एक एक चीज़ की ब्रेकडाउन की इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दूँ ब्रीफली, तो हमें एक कंपनी है क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, और अगर बाय लॉ एफबीआर जो है हमारे से पूछता है, कई और लोग पूछते हैं कि भाई चलो कोई और इन्वेस्टर हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम लोग उसको ये बताएंगे कि भाई ये हमारे खर्चे होते हैं, ये हमारी इनकम होती है, ठीक है ना, ये इस तरह की चीज़ें, इन्वेस्ट करना है तो कर लो। लेकिन हम उसको ये नहीं अभी बताने बैठेंगे इस वाले टीचर को हम इतनी तनख्वाह देते हैं, इस वाले टीचर को हम इतनी तनख्वाह नहीं, हम उसको कहेंगे टोटल तनख्वाहें इतनी जाती हैं। क्या जाती हैं? टोटल तनख्वाहें साल में इतनी जाती हैं और टोटल हमारे बिल इतने जाते हैं। अगर हम लोग फ़र्ज़ करो बुक्स भी ख़रीदते हैं और बेचते हैं, अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये एक बुक कितने की मिली? 4500 का। इसको ज़रा आप, सेट का मतलब है कि वो स्टडी किट भी है। अगर आप इसको गूगल करो तो आपको आइडिया होगा। अभी ज़रा करो गूगल के कितने की है बुक, करो ज़रा। पाउंड्स वाली जो कीमत है ना वो बताना मुझे। मेरे ख्याल में ये सिर्फ बुक की कीमत बताएगा वहाँ पे। यही कर देते हैं। ये सिर्फ बुक की प्राइस है। कहाँ से देखी है आपने प्राइस? कितना लिखा है? 39 पाउंड्स। ये अभी खाली बुक की प्राइस है, किट की नहीं है। 39 पाउंड्स को ज़रा करो ना कन्वर्ट पीकेआर के अंदर, जीबीपी टू पीकेआर। 14,000 समथिंग की अकेली ये बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 14,000 की सिर्फ ये बुक होनी चाहिए। किट अगर मिला लो तो चलो 20,000 समथिंग, 25,000 तक की आप लोगों की प्राइस चले जाएगी। आप लोगों को अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितनी सब्सिडाइज के ऊपर मिल रही है। इसका मतलब है हमें उससे भी कम में मिल रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। या हो सकता है कि सेम प्राइस पे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दे रहे हो। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता चलेगी, लेकिन ये एक अंदर की चीज़ मैं आपके सामने वैसे रख रहा हूँ। अगर अपेरेंटली आप देखो, दिस इज काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन जो कि अब पब्लिक हो गई है। क्या हो गई? कि हमें कितने में मिल रही है तो कस्टमर्स को पता है, लेकिन हमें कितने में मिल रही है क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी को, ये आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता। हम साल के एंड पे बस इतना बता देंगे हमें इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर हम लोग इसको इतने में बेच रहे होते, 14,000, फर्ज करो आप लोगों का बिजनेस होता, क्या होता? आप लोग यहाँ से बुक्स खरीदते और आगे बेच रहे होते, तो आप लोग किसी को ये ना बताते कि हमें कितने में मिल रही है। इट वुड हैव बीन अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सीक्रेट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सीक्रेट। इस तरह की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पता होती है। किसको पता होती है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को नहीं पता होती। लिहाजा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बच्चों हम हर उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं जो हमें इन 4 चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि आपने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, ठीक है। हमारा गोल है कि जी हम लोग
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बनना चाहते हैं। कैसे, ये कैसे जो है वो स्ट्रैटेजी होती है, क्या होती है, वो आपके प्लान्स वगैरह होते हैं। फिर उस प्लान को लागू करने के लिए आपको कंट्रोल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? खाली प्लान बना दिया, मैं पेपर पास करूंगा जी, मैं कमाना चाहता हूं, किस तरह कमाना चाहते हो? एसीसीए करके। एसीसीए करके, अच्छा ये आपका गोल बन गया, हाँ जी, कैसे करोगे एसीसीए? क्लासेस लूंगा। कहां जाके क्लासेस लोगे? क्रेसेंट में लूंगा। अब इसके ऊपर आपको प्लानिंग और वो आपको कंट्रोल लेके आना है कि क्या मैं रोजाना क्लासेस ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। उसके लिए सुपरविजन की जरूरत है, उसको चेक करने की जरूरत है, अपनी अटेंडेंस रखने की जरूरत है, ये सारा कुछ है। इसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको हर केस में चाहिए। फिर आपने डिसीजंस लेने हैं, क्या मैं फिजिकल क्लास पढ़ूं, क्या मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ूं, इस डिसीजन के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। फिर एंड के ऊपर ये सारे के सारे डिसीजंस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बच्चों। क्या लिमिटेड है? रिसोर्सेज बहुत सारी तरह के होते हैं। रिसोर्सेज सबसे पहला जो और बड़ा जो एक रिसोर्स है वो तो पैसा है भाई, लिमिटेड पैसा है। हम लोगों ने इस पैसे को बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्या ऑनलाइन क्लास बेहतर रहेगी, क्या फिजिकल क्लास बेहतर रहेगी? ऑनलाइन के अंदर खुदा ना खास्ता अगर मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, अगर मुझे अपने बारे में पता है, अब पैसे बचाने के चक्कर के अंदर ये ना हो दो दो अटैम्प्ट से लगवा लूं, तो जो पैसा बचाना था उससे ज़्यादा लगा लिया और टाइम भी ज़ाया हो गया। और टाइम के अंदर क्या है कि टाइम का ज़ाया होने का मतलब ये है कि मेरे 6 महीने लाइफ के ज़ाया हो गए। अल्टीमेटली 6 महीने तनख्वाहों के भी चले गए। किसके चले गए? हाँ, 6 महीने शादी भी आगे हो गई, सब कुछ आगे हो गया। हम लोग इसको जरा देख, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? सब कुछ जो भी हरकत हो रही है हमारी लाइफ के अंदर, उसने कोई ना कोई इफेक्ट जो है आगे जाके डालना है। तो हमने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, इसको हमने ज़ाया नहीं होने देना। हमारे पास इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या सिर्फ एक ही काम करूं या मल्टीपल काम किए जा सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि मल्टीपल काम करूंगा तो एक भी सही ना हो, और ऐसा तो नहीं कि एक ही काम करूंगा तो इसमें कई और काम किए जा सकते थे लेकिन वो मैंने नहीं किए। तो आपने ऑप्टिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। ये सारे वो डिसीजंस हैं जो मैनेजमेंट ने लेने होते हैं, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ने नहीं लेने होते। तो इनको इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए तमाम तर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है इस तरह के डिसीजंस के लिए। वो कहते हैं जी मैनेजमेंट रिक्वायर मच मोर डिटेल्ड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एंटिटी एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। अब मैं आपको इसकी एक ब्रीफ सी मिसाल देने लगा, गौर से सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया बनती हैं साल के एंड में। कहां बनती हैं? साल के एंड पे। सारा साल खत्म हो गया, हमने सारे साल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको समराइज किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए और फिर जाके उसको पब्लिश किया। यानी कि स्टेक होल्डर्स तक, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स तक जब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो गई है। क्या हो गई है? हाँ, वो पास्ट की इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट को इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। आप मैनेजमेंट को लाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे ना, कहोगे भाई हमें पता है, हमारे से ही होके गया, हम ही ने ये बनाई है, समझ गए हो, हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको तो बनाई हमने, हमें जरूरत है अभी क्या हो रहा है और अभी आगे क्या हो सकता है, हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है बिल्कुल अप टू डेट, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको फ्यूचर के लिए मदद दे। किसके लिए मदद दे? हाँ, पास्ट इंफॉर्मेशन ही मदद देती है बच्चों आपको, लेकिन इतनी पुरानी ना हो कि उसका फायदा ही ना रहे। मिसाल के तौर पे पास्ट इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको कहता हूं, मैं अभी अभी बाहर से आया हूं, अभी अभी बाहर से आके मैं आपको कहता हूं कि बाहर का मौसम ऐसा है, इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन चल जाएगी। आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या मैं अभी थोड़ी देर ठहर जाऊं इधर, या फौरन घर की तरफ निकल जाऊं, या अपने आप को ऊपर से लिपेट के जाऊं, या फिर गर्मी है बगैर स्वेटर जैकेट के भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको बाहर से ही आया हूं और इंफॉर्मेशन बाहर ही की दे रहा हूं, लेकिन 2 दिन पुरानी, 2 दिन से मैं घर से नहीं निकला, 2 दिन पहले मैं आया था और आके मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि यार जब मैं आया ना तो तब बारिश हो रही थी। अरे यार बारिश हो रही है, छतरी लेके जब बाहर धूप निकली होती है पूरी, हालात चेंज हो गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ, लेकिन पुरानी इंफॉर्मेशन है। तो बीइंग पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आप इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन का आपको फायदा नहीं है, इसका आपको फायदा नहीं है, लिहाजा आपको बहुत अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहते हैं जी मैनेजमेंट नीड्स टू बी एबल टू कॉस्ट आउट प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन मेथड्स, असेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो ऑन। इनको ये कई तरह के बच्चों काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पे इनको ये देखना होता है कि हमारे हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसके मुताबिक इन्होंने आगे प्राइसेस तय करनी होती हैं कि हम लोग प्रॉफिट भी कमा सकें। इनको ये भी देखना होता है कि भाई हमारी जो मार्केट है वो कितनी हद तक प्राइस जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं, कई दफ़ा उनको अप टू डेट करना होता है। ये सब कुछ मैनेजमेंट इन जगह डिसाइड करना है। इसलिए बच्चों देयर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये अभी के लिए बच्चों था
इंशाल्लाह कल हम लोग जो है इसके अगली वाली चीज़ को देखेंगे कि हमारी यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। हमने एक वॉक थ्रू के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। ये मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स इधर लिखे हुए हैं। आई वुड रादर कि आप घर जाके इसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि वॉक थ्रू के अंदर मैंने इसमें से अक्सरियत के बारे में बड़ा खुल के आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या आप यूँ समझ लो कि यहाँ से ये शुरू होगा और उसके बाद फिर बिजनेस एंटिटी शुरू होती है। वहाँ पे देखो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी मैंने वॉक थ्रू में आपको करवा दिया हुआ है। इनको अगर आप घर से पढ़ के आएंगे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ओवर द वीकेंड आप इसको पढ़ के आएँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। हम लोग आफ्टर द वीकेंड इंशाल्लाह मंडे को वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह क्लास में डिस्कस कर दूंगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, और एक आध जो बीच में एक्टिविटी वगैरह आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये कि आप इसको पढ़ के आओ। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसके पहले 5 से 10 मिनट जो है आपकी कन्फ्यूजन्स को एड्रेस करेंगे। जो आपको पढ़ के समझ नहीं आई बातें उनको हम लोग जो है एड्रेस कर लेंगे, और फिर हम लोग सीधा शुरू करेंगे इसको फ्रेमवर्क से। क्योंकि बाकी सारा कुछ जो है ना बच्चों, वो मैंने आप लोगों को वॉक थ्रू में बड़ा भरपूर तरीके से बता दिया हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ो, समझो अच्छे तरीके से, रटना नहीं है कुछ भी प्लीज़। ठीक है, बस उसको समझो, जो समझ नहीं आ रहा उसको हाईलाइट कर लो और मेरे से आके अगले क्लास में पूछ लो, ताकि हम लोग फिर फ्रेमवर्क को पढ़ें, जो कि आपका मेन यहाँ पे एक आप समझ लो कि है हिस्सा है जो टेक्निकल है, जिसको आपको समझाना मुझे पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दैट इज़ दैट फॉर नाउ। जज़ाकल्लाह।